वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, कल तक अपनी बात कर रहे थे आवेश के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने आवेश के बेसिक को समझा, उसके प्रकारों को जाना था और उसके साथ ही हमने आवेशों के कुछ महत्वपूर्ण जो भी फॉर्मूले हैं या उसके जो मात्रक हैं उनके बारे में हमने समझा था। और जो आवेश के अनेक मात्रक होते हैं MKS पद्धति में, MKS Q या MKS A पद्धति में, इसी प्रकार से उसका सबसे छोटा सबसे बड़ा मात्रक होता है या फिर ESU या फिर EMU मात्रक होता है, उनके बीच में रिलेशन होता है, वो सब हमने समझ लिया था। तो आज अपने बात करने वाले हैं आवेशों के कुछ गुण धर्मों की। आवेश एक प्रकार का गुण है पदार्थों का, जिसके कारण उस पदार्थ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्र अथवा दोनों ही उत्पन्न हो सकते हैं। तो आवेशों के गुण धर्म की आज बात करेंगे अपने। तो बच्चों, मोस्टली आवेश के जो गुण धर्म हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 हैं। 4 गुण धर्मों की अपने व्याख्या करने वाले हैं। पहला होगा आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता का नियम, इसको आप याद कैसे रखोगे? योज्यता का यहाँ पे क्या मतलब होगा? योज्यता, योग्यता, 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 योग, आवेशों का योग, इससे संबंधित आप थोड़ा जोड़ तोड़ करके याद रख सकते हो। तो आवेश की योग्यता यानी कि योग्यता, योग्यता नहीं कहोगे, योग्यता मैंने शब्द सिर्फ आपको याद रखने के लिए एक हिंट बताया, योग्यता, योग्यता, योग्यता। ओके, तो आवेश की योग्यता का नियम है क्या? आवेश की योज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ में जो भी आवेश है, वो चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे वो ऋणात्मक आवेश हो, उस पदार्थ का जो परिणामी आवेश बनेगा वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग से प्राप्त होता है। आवेश की योज्यता के नियम से आप ये पता लगा सकते हो कि किसी भी पदार्थ पर जो भी आवेश परिणामी आवेश वितरित है वो धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। तो ये तो पता अपने बाद में लगाएंगे, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो योज्यता नियम के अनुसार सपोज दैट अपने पास ये एक पदार्थ है और ये अपने पदार्थ का नाम दे दिया ए एक पदार्थ है अपने पास। इस ए पदार्थ में कुछ एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, कुछ एक प्रोटॉन विद्यमान है। जैसा कि अपने जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, ऋणात्मक चार्ज का होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक चार्ज का होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपने लिखते हैं -E और प्रोटॉन को अपने रिप्रेजेंट करते हैं +P। ओके, और आवेश के परिमाण के रूप में बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश हमेशा बराबर बराबर होता है, परिमाण में समान होता है। मतलब ये हो गया कि जो भी आवेश होगा, आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन Q ऑफ E, ये हमेशा होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए यहाँ पे लगा दिया जाता है नेगेटिव साइन। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो भी इतना ही होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? दोनों में फ़र्क ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा। यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को क्या रहता है कि ये जो प्लस और माइनस साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि प्लस माइनस है वो 19 के साथ में जो 19 आपको पावर में दिखाई दे रहा है उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखते हैं वो नॉर्मली कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -19 घात में है और प्रोटॉन के चार्ज को वो +19 कर देते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो प्लस में होता है, इसीलिए वो +19 कर देते हैं। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज प्लस या माइनस होता है वो 1.6 से ठीक पहले आता है, प्लस या माइनस। तो दोनों का चार्ज समान होता है। तो अपने क्या करेंगे, दोनों के चार्ज को E बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E है, प्रोटॉन का चार्ज भी E है। आवेश हो गया दोनों का E और E, एक की बात है, दोनों समान है। ओके, तो एक सिंपल सा वर्ड हमने E से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अपनी बात कर रहे थे योज्यता की। ये पदार्थ A है, A पदार्थ का कुल आवेश कितना होगा? सभी प्रोटॉन का आवेश जोड़िए, सभी इलेक्ट्रॉनों का आवेश जोड़िए और इनका कर दीजिए बीजगणितीय योग, वो आएगा इस पदार्थ A का परिणामी आवेश। बीजगणितीय का मतलब क्या हुआ? जितने भी प्रोटॉन है वो सारे के सारे प्लस में है, जुड़ेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे माइनस में है, जुड़ेंगे। फिर प्लस और माइनस के हिसाब से उसका बीजगणितीय योग हमें करना है। तो यहाँ से क्या बनेगा? प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अपने 3 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। प्रोटॉन से पहले प्लस, इलेक्ट्रॉन से पहले क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ से कुल चार्ज की बात करोगे 3 हो गए प्रोटॉन के, 2 हो गए इलेक्ट्रॉन के, इसके हिसाब से कुल आवेश है वो निकल के आता है। ये तरीका होता है सिंपल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बीजगणितीय योग करना होता है। ये तो सिंपल अपने पास एक एग्जाम्पल था अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब मान लो इस पूरे पदार्थ में कुल इलेक्ट्रॉन, जरूरी तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, 1 2 15 20 1000 कितने भी हो सकते हैं। एक पदार्थ में कुल इलेक्ट्रॉन मान लिए n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। प्रोटॉन मान लो p, प्रोटॉन कितने मान लिए p, n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पदार्थ में, p क्या है, प्रोटॉन की संख्या। यदि n इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो e होता है, तो n सभी इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e, तो n इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बन जाएगा, n ही हो गया। एक प्रोटॉन का आवेश e, ये इलेक्ट्रॉन का था, यही प्रोटॉन का है क्योंकि दोनों का सेम होता है। एक प्रोटॉन का आवेश e, तो p प्रोटॉन का आवेश कितना बनेगा, pe बन जाएगा। ये तो है जी इलेक्ट्रॉनों का चार्ज माइनस के साथ, ये है जी प्रोटॉन का चार्ज प्लस के साथ। तो इस पदार्थ A में इतने तो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, और ये जो आपको नजर आ रहा है वैल्यू, ये प्रोटॉन का आवेश है। अब परिणामी आवेश दोनों का बीजगणितीय योग, मतलब परिणामी आवेश निकलेगा, ये तो हो गया प्रोटॉन का और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये उस पदार्थ का कुल आवेश क्यों निकल के आ गया। E यहाँ से बच्चों कॉमन लोगे तो P माइनस n इंटू बन जाता है E बराबर आ गया Q। ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है, इसके ऊपर मोस्टली कई बार न्यूमेरिकल में देखने को मिलता है। ओके, अब ये तो बात हो गई आवेश की योज्यता का। हमने क्या देखा है, सभी जितने भी आवेश थे उनका क्या किया हमने, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय का मतलब जो वैल्यू प्लस के वो प्लस में, माइनस के वो माइनस में, उसी को आपस में जोड़ना है तो वो बन जाता है बीजगणितीय योग। तो आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है, आवेश की योज्यता के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ का कुल आवेश हमेशा उस पदार्थ में विद्यमान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात किसी पदार्थ का कुल आवेश Q बराबर होगा P माइनस n इंटू E। अब यहाँ से इसके ऊपर कुल चार्ज है वो प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, यदि P का मान ज़्यादा है, n का मान कम है, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है, तो इसका परिणामी मान क्या होगा, प्लस में आएगा, यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, धनात्मक चार्ज। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू अब किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि P का मान ज़्यादा होता है। तो n का मान यदि ज़्यादा होता है उस केस में क्या होगा, n का मान ज़्यादा है तो नेगेटिव पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ज़्यादा हो गया, तो ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई देता है इसकी वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है। तो माइनस जो Q आवेश है वो माइनस का कुछ ना कुछ मान निकल के आता है। तो माइनस का होने के कारण हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो ये आवेश की योज्यता का नियम हो गया, और उसके आधार पर अपने पता कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का कुल आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके आधार पे अपने जो भी पदार्थ है उसके ऊपर प्लस आवेश होगा या माइनस आवेश होगा उसका भी हमें पता लगाया जा सकता है, अपने पता उसका लगा सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। तो एक बार क्विकली मैं रिवाइज करता हूँ, आवेश की योज्यता का नियम क्या है। आवेश की योज्यता के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ का कुल आवेश हमेशा उस पदार्थ में विद्यमान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये हो गया पहला नियम। आइए बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम होगा आवेश का संरक्षण नियम। इसके दूसरे गुणधर्म की आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम। ये आवेश संरक्षण नियम क्या है? संरक्षण नियम तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। संरक्षण का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि का संरक्षित होना। यहाँ पे आवेश अपने पास एक कंडीशन है, गुण है पदार्थों का, तो यहाँ पे आवेश यदि संरक्षित है तो उसके लिए नियम बन जाता है आवेश संरक्षण नियम। और यहाँ पे ये जो संरक्षण नियम होता है वो किसी पर्टिकुलर एक निश्चित पदार्थ के लिए नहीं होता, ये पूरा का पूरा जो नियम होता है वो एक पूरे के पूरे निकाय के लिए होता है। निकाय का मतलब यहाँ पे होता है कि वहाँ
उस एक निश्चित स्थान जहाँ पे अनेक पदार्थ विद्यमान हो, तो उन सभी पदार्थों को मिला करके अपने संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। जैसे कि अपने सामने वायुमंडल है, तो वायुमंडल में अनेक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उन सभी को आपस में मिला दिया जाए तो एक निकाय बन जाएगा। कहने का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वायुमंडल में एक छोटा सा भाग आप चूज कर लीजिए, उसका चयन कर लीजिए, उस छोटे से चयन किए गए भाग को ही आप निकाय कहते हो। तो सपोज दैट अपने पास एक निकाय है और उस निकाय में एक से ज़्यादा पदार्थ विद्यमान है, तो अपने पास एक पदार्थ हो गया जी ए। सपोज दैट कि ये पदार्थ एक ए है। इस ए पदार्थ में अपने पास कुछ न कुछ संख्या में आवेश होगा। इसी प्रकार से एक पदार्थ यहाँ पे बच्चों और विद्यमान है, और ये दूसरा पदार्थ है, इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया अपन ने बी। तो ए पदार्थ के पास भी आवेश होगा, बी के पास भी आवेश होगा। सपोज दैट कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन हैं। इसी प्रकार से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 7 प्रोटॉन हैं। ऐसी कंडीशन मान लें, तो ये दोनों पदार्थ मिलके संयुक्त रूप से एक निकाय का निर्माण करेंगे। इस पदार्थों को आपस में रगड़े या घर्षण करवाएं, तो घर्षण करवाने पर क्या होता है कि इनका आवेश एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे घर्षण नहीं करवाए, पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में है, तो प्रारंभिक अवस्था में इनका कुल आवेश कितना, पूरा निकाय का कुल आवेश कितना, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन कितने हो गए, 7 और 3 10 प्रोटॉन हो गए। तो कुल मिलाकर के इसका चार्ज कितना बचेगा, इसका चार्ज बचेगा 4 प्रोटॉन के तुल्य, यानी कि 4 प्रोटॉन का जितना आवेश होगा उतना ही आवेश इस पूरे निकाय का होगा। और यहाँ पे निकाय का मतलब है कि ए और बी का परिणामी आवेश कितना होगा, तो 4 प्रोटॉन के तुल्य होगा। यहाँ पे इनको आपस में रगड़ा, घर्षण करवाया, तो घर्षण करवाने पर सपोज दैट इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको मिल गया, इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। यहाँ पे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ 5 हो गए। ये कितना बचा, 1 बचा। ओके, तो यहाँ बचा 1 इलेक्ट्रॉन और इस साइड में कितने हो गए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके हिसाब से ये जो प्रोटॉन है वो अरेंज होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अपने पास ये जो 7 प्रोटॉन है और यहाँ पे ये जो अपने पास 3 प्रोटॉन है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यदि आप और निष्कासित कर देते हो तो कंडीशन ये हो जाती है कि यहाँ पे 1 प्रोटॉन बढ़ जाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन को कम करके दिखाओ या प्रोटॉन में वृद्धि करके दिखाओ, एक काम करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने कम करके दिखा दिया, हम प्रोटॉन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो प्रोटॉन अपने पास क्या, 3p का 3p मान लिया, हमने 1 इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया। या तो आप इलेक्ट्रॉन को कम करो या प्रोटॉन में वृद्धि कर दो। इलेक्ट्रॉन निकला तो फिर यहाँ पे 4 प्रोटॉन बनते हैं, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन में कमी कर दी। यहाँ इलेक्ट्रॉन में वृद्धि कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो भाई प्रोटॉन है उतने उतने बने हुए। ट्रांसफर कौन होता है, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन फिक्स। प्रोटॉन कभी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में नहीं जाता, ट्रांसफर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे कुल आवेश कितना, तो 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे विद्यमान है। प्रोटॉन कितने हैं, इसमें अभी भी टोटल प्रोटॉन 10 हैं, तो कुल चार्ज अभी भी कितना बना हुआ है, 4 प्रोटॉन के तुल्य बना हुआ है। तो पहले जब इसको घर्षण नहीं करवाया था तो भी अपने पास कुल चार्ज 4 प्रोटॉन के तुल्य था। घर्षण करवाने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो गई, तो भी चार्ज है वो कितना बना हुआ है, 4p बना हुआ है। तो ये 4p है, p यहाँ पे प्रोटॉन है। ओके, प्रोटॉन की संख्या एक प्रकार से। तो निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। घर्षण से पहले यानी कि प्रक्रिया से पहले का चार्ज जितना था उतना का उतना चार्ज प्रक्रिया के बाद में हमें देखने को मिलता है। तो आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और ये कंडीशन एक पर्टिकुलर निकाय के लिए लागू होती है। आवेश को अपने यहाँ पे न तो उत्पन्न कर रही है, न ही आवेश को नष्ट कर रही है। आवेश केवल और केवल एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। यही आवेश संरक्षण नियम है। तो आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है, आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, परंतु आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे केवल स्थानांतरित होता है। किसी निकाय का जो कुल आवेश है ना वो हमेशा नियत रहता है। तो ऐसा लिखेंगे संरक्षण नियम के लिए, सिग्मा क्यू यानी कि जो कुल आवेश होगा निकाय का वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो ये कंडीशन लागू हो जाएगी किसके लिए, आवेश संरक्षण नियम के लिए, कि यानी कि सिग्मा क्यू अर्थात कुल जो आवेश होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ये बात हो गई आवेश के दूसरे नियम की। आइए बात कर लेते हैं आवेश का तीसरा नियम।
अब अपने बात करते हैं आवेश का तीसरा संरक्षण नियम, जो कि होगा आवेश का क्वांटीकरण नियम। आवेश का क्वांटीकरण नियम। बच्चों ये आवेश का क्वांटीकरण नियम क्या है? क्वांटीकरण का क्वांटीकृत होना, टुकड़ों में डिवाइड होना। क्वांटीकृत का मतलब कि अपने पास एक यदि कोई पदार्थ है इस प्रकार से, सपोज दैट ये पदार्थ अपने पास ए है और इस पदार्थ ए का कुल आवेश Q मान लिया हमने, तो इस पदार्थ ए का कुल आवेश जो Q होता है वो न्यूनतम आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। न्यूनतम आवेश कितना होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम आवेश होता है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। कुल आवेश जो होगा वो हमेशा इसका पूर्ण गुणज होगा। इसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 15 गुना, 20 गुना या 0 गुना हमेशा क्या होगा, जो कुल आवेश होगा वो इस ई का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। और ये जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो सकता है, ये जो आवेश है वो प्रोटॉन के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ कुल आवेश में आपको हमेशा प्लस और माइनस देखने को मिलता है, या तो प्लस मिलेगा या माइनस देखने को मिलेगा। तो क्वांटीकृत नियम में क्या होता है कि Q बराबर प्लस माइनस का N होता है। तो किसी भी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है Q, वो हमेशा उस न्यूनतम आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकृत नियम है, यानी कि Q बराबर प्लस माइनस N। ऐसा कभी नहीं होता कि इसका 1/2 गुणा या 3/4 गुणा या 7/9 गुणा ऐसा हमें आवेश देखने को मिले। ये चीज़ें कभी भी संभव नहीं होती। तो हमेशा आवेश क्या होता है, आवेश हमेशा क्वांटीकृत फॉर्म में होता है। जो भी किसी तरह कुल आवेश है वो न्यूनतम आवेश का हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ से बच्चों एक और गुणधर्म निकल के आता है आवेश का, जो कि गुणधर्म नंबर 4 है, वेग का प्रभाव। चौथा गुणधर्म क्या है कि आवेश यदि जब भी गतिशील अवस्था में होगा तो गतिशील अवस्था में गति के कारण आवेश के परिमाण पे कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश के वेग का आवेश के परिमाण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि एक इलेक्ट्रॉन गति करता है जिसका चार्ज ये रहा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो ये गति करे चाहे रुका हुआ हो, चाहे वो कितना भी फास्ट या स्लो गति करे, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही बना रहेगा। तो आवेश के वेग के कारण, आवेश की गति के कारण कभी भी आवेश के परिमाण पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आवेश के 4 गुणधर्म हैं। तो पहला गुणधर्म क्या था, अपने पहला देखा आवेश की योज्यता का नियम, दूसरा हमने देखा आवेश का संरक्षण नियम, तीसरा हमने देखा आवेश का क्वांटीकरण नियम, और चौथा हमने आवेश के परिमाण पे आवेश के वेग के प्रभाव को देखा। तो ये 4 मोस्टली आवेश के गुणधर्म हो गए। चारों ही गुणधर्म आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।